तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास है आधुनिक भारत इतिहास यानी कि हिस्ट्री की क्लास। आज है क्या कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो कौन सा टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं? हम टॉपिक कवर कर रहे हैं 8वां महत्वपूर्ण व्यक्ति और योगदान। इसके अंदर क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या तरीका हमने अपनाया है, आइए उसके बारे में एक बार बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण व्यक्ति और योगदान एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर लगभग जो है वो मैं बोलता हूँ, बताता हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, लगता है कि ये तो बाद में कवर कर लेंगे। उनका टाइप भी मैंने जो है क्लासेस के अंदर बताया था कि काफ़ी टाइप के जो है वो उम्मीदवार, स्टूडेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो कि भाई हाँ मुझे एग्जाम देना है और मुझे लगता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कुछ को तो लगता ही नहीं है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी चीज़ें इस तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, कुछ को लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट तो है, पढ़ लूंगा और कर लूंगा। कुछ को लगता है कि यार कहाँ से कवर करे, क्या करे, किस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारी अलग अलग लड़कों, लड़कियां, उम्मीदवारों के साथ जो है अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम जो है वो होती है। कुछ इग्नोर करते हैं, कुछ इग्नोर करना नहीं चाहते हैं मगर फिर भी कर देते हैं, आपको बाद में कवर करूंगा, ये करूँ, फिर वो कभी नंबर आता ही नहीं है। ठीक है। पता नहीं माइंड सेट में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते देखते एक चीज़ इग्नोर करने लगते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज़ को छोड़कर किस बुक में क्या लिखा गया है इस पर फोकस करने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई यहाँ एग्जाम की डिमांड क्या है, हम ये देखते हैं कि बुक क्या कह रही है। तो वहाँ पर कुछ एग्जामिनर हैं, कुछ यूट्यूब पर कुछ चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें, उसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती है। तो उसको इग्नोर करते हैं और बढ़ते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये टॉपिक हमने अच्छे से जो है वो अभी तक कवर किया है। इसके जो भी PYQ हैं उनको कवर किया है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो जो आपने क्लास दी है वहाँ से आप थोड़ा समझ गए होंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके 2 हिस्सों को हमने कवर कर लिया कि यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन बन सकता है, वो हमने देखा। ठीक है। आज हम बात करेंगे तीसरे हिस्से की, यानी कि ये टॉपिक हमारा आज कवर हो जाएगा, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। आने वाले 2 टॉपिक बहुत ही नॉर्मल हैं, या नॉर्मल का मतलब है कि बहुत ही कम क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके हिस्से जो है वो पहले भी हम कवर कर चुके हैं। जो संबंधित अलग अलग जो है, जो भाग रहे हैं, जो टॉपिक रहे हैं, उनके अंदर हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम उनको आसानी से कवर कर लेंगे। फिर जो है जो थर्ड पार्ट बचा हुआ है उसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करेंगे और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो समाप्त हो जाएगी। फिर हम आपको इसकी एक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वो PDF जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। वो आपको नोट्स की तरह काम करेगा और बाकी आप उसमें से एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपके काम आए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में से हम कुछ चीजें ऐसे निकालने का प्रयास करते हैं, कंपैरिजन है चीजें, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में हमने अलग अलग तरीके से काम किया है, इसलिए हम चीजों को बांटते हैं ताकि वो आयाम हर तरीके के कवर हो सके। यदि किसी प्रकार की भी ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको डिवाइड करके पढ़ना चाहिए ताकि इसके सारे आयाम अच्छे से कवर हो सके, हम उस पर आसानी से फोकस कर सके, तो फिर हम वो वैसा करते हैं ताकि आपके पास बेस्ट से बेस्ट चीजें जो है वो पहुंच सके। ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, उनसे हम कुछ टॉपिक, कुछ आंसर राइटिंग की चीजें जो है कवर करेंगे। हर क्लास के अंदर हमारा मकसद यही होता है कि क्वेश्चन को समझो, आंसर लो, भूमिका बनानी सीखो, टॉपिक से जो चीजें हैं, जो मेन बॉडी होती है, वहां से आपको क्या मिलता है, टॉपिक की नॉलेज भी मिलती है। तो वो भी साथ में उस देखो माइंड सेट से क्लास देने के बहुत सारे तरीके। एक कि मैं आऊं, बैठूं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं कि हाँ वही सेम चीजें होंगी, चीजें होंगी, तो वो अपने माइंड सेट को एक किस तरीके से बना लिया कि यार चीजें वो होने वाली हैं, तो मैं पहले ही उसको बैठा हूं लेकर कि भाई मुझे कुछ नहीं सीखना। तो माइंड क्या है, आप इस तरह की चीजों को बनाओगे कि भाई हाँ ये है वो है, तो वो क्या होगा, माइंड आपको पहले कह देगा कि ठीक है आपको कुछ नहीं सीखना है, आप आराम से बैठे रहो, क्लास को मैं 2 के स्पीड पर लगा देता हूँ और चीजें हो जाती हैं। बस आपका जो है ना कि भाई अपने आप को एक दिलासा देनी है। दिलासा किस तरीके की कि बस हाँ बैठे हैं, हाँ ऐसे यूं करके ना हो रहा है, चल रहा है कि हाँ चलो ठीक चल रहा है। एक होता है कि भाई हाँ मैंने क्लास को पूरी कर ली, फिर अपने आप को दिलासा दी कि हाँ भाई पढ़ाई तो हो गई, ठीक है, नहीं आंसर राइटिंग की चीजें देख ली। फिर उसके बाद हम कुछ अन्य चीजें करने लगते हैं, अपनी रील देखते हैं, चीजें करते हैं, या फिर कुछ अन्य पार्ट में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं पढ़ाई के। तो फिर उसके बाद ऐसा महसूस होता तो है आप लोगों को कि भाई हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई हाँ यार ठीक है हो गई पढ़ाई,
मगर रियलिटी क्या है कि आप सबसे पहले किसको धोखा दे रहे हो? खुद को। ये रियलिटी है। एक होता है कि बंदा कि आप फोकस करके देखते हो, पॉइंट वर्ड टू वर्ड चीजों को देखते हो, उसमें से कुछ भी याद रह गया काम आएगा। पॉइंट टॉपिक के लिए क्या क्या चीजें हैं वो लिख ली यहीं पर ही। जब मैं क्लास आप क्लास दे रहे हो तो वहीं पर लिख ली, उसके बाद जो है उसको देखा कि भाई हाँ ये एक नोट्स टाइप मैंने तैयार कर लिया। ये कब काम आएगा? ये तब काम आएगा जब मुझे पूरा नोट्स ये मिलेगा, मेरे को एक पीडीएफ ये मिलेगी, तो मैं जो मैंने तैयार किया है, जो मैंने तैयार कर लिया है, उसी का शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा मैं। मुझे पहले ही पता है मुझे कहाँ से क्या छांटना है, तो मेरा टाइम कम लगेगा। मान लीजिए किसी के 4 घंटे लग रहे हैं तो मेरे 3 ही लगेंगे, क्योंकि मैंने वो मेहनत करी। मैं पेज लेकर, कॉपी लेकर, पेंसिल लेकर बैठता था क्लास के सामने, मैं फोकस करता था, तो मैंने आंसर राइटिंग की ज्यादा चीजें सीखी जो जिनका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। बाकी ज्यादा चीजें सीखी, बाकी मैंने यहीं पर वो चीजें निकाल ली कि भाई हाँ इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, ये मैं यहाँ से 3 पॉइंट यहाँ से उठाऊंगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, यहाँ से इसको ऐसे कन्वर्ट करके थोड़ा थोड़ा सा उसने एक नोट टाइप जो है क्लास के साथ बना लिया। ठीक है, अब वो क्या होगा कि जब वो शॉर्ट नोट्स बनाएगा इस नोट से, उसको आसानी होगी। किसी को 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, तो उसको 3 ही लगेंगे, क्योंकि वो पहले ही सोच के बैठा है, सब कुछ मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो आप भी करिए। ठीक है, हिस्ट्री तो खत्म होने वाली है, यहीं से चीज स्टार्ट कर दीजिए। अब पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स यहाँ पर आपने बताया नहीं, फिर से आप कमेंट नहीं करते हो। प्लीज कमेंट कीजिए कि इसके स्थान पर, या जैसे ही ये समाप्त होता है 1 हफ्ते के अंदर, तो उसके बाद क्या कुछ हम शुरू करें। ठीक है, तो वो चीज बताइएगा। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है कि भाई ज्योतिबा फुले जो हैं वो B.R. अम्बेडकर साहब जी की सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है, आंदोलन की तुलना जो है वो कीजिए। देखो सिंपल साधारण सा क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन जो है वो इस भाग से, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इनके ऊपर 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो दिमाग में रखना चीजें, क्वेश्चन किस टाइप से भी चीजें कंपेयर करके। मान लीजिए अब की बार के लिए पूछेगी, अब की बार फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अंबेडकर साहब के साथ तुलना कर ले जाए, क्योंकि दोनों के जो टारगेट थे, चीजें थी, वो तो लगभग लगभग सेम ही थे। उनका कार्य करने का तरीका, उनकी विचारधारा, उनके आंदोलन की लाने का इस क्षेत्र में वो तरीका अलग था, मगर कार्य तो वो सेम ही कर रहे थे। तो यहां से कंपैरिजन के साथ जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको 2026 या 27 में देखने को मिले। ठीक है, तो हम वो सब कुछ तरीके पहले ही सोचकर चलेंगे कि भाई क्या कुछ कवर करना है 2025 में। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इनसे संबंधित पूछा गया है। ठीक है, तो फोकस करते हैं सिंपल साधन कि एक व्यक्ति ये हैं, फुले जी हैं, ठीक है, अंबेडकर साहब हैं, दूसरे व्यक्ति ये हैं। हो गया। आगे क्या कि भाई सामाजिक न्याय की जो विचारधारा और आंदोलन की जो तुलना है वो हमें करनी है। तो सिंपल 2 चीजों पे जो है बात करेंगे, उनकी विचारधारा को लेकर, उनके आंदोलन प्रकृति को लेकर वो बात करेंगे और तुलना करेंगे और चीजों को एंड कर देंगे। सिंपल, बहुत ही बिल्कुल। ऐसा ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं भाई इनको ज्यादा कुछ खास समझने के लायक होता नहीं, चीजें जो सीधा सीधा दिया गया है वो सीधा सीधा हमें कवर करना है, नहीं फालतू ज्ञान पेल के आना है, ना ही उसको कम छोड़ के आना है। ठीक है, एक संतुलन में हमेशा चलना है। आप कौन सी विचारधारा के पक्ष में हो, कौन सी विचारधारा के विपक्ष में हो, आपका है ना, पर्सनल है वो। जैसे मान लिए मैं हूं या आप हो, कोई भी है, आपकी वो पर्सनल चॉइस कुछ भी हो सकती है। मगर यूपीएससी की जो चीजें हैं वहां संतुलन के अनुसार जो वो सही मानता है उसके अनुसार ही हमें चलना होता है। हमें सिलेक्शन लेना, फिर उसके बाद आप जो भी करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी भूमिका बनाने का प्रयास करते हैं उन्हीं दो नामों के साथ कि भाई फुले जी हैं और अंबेडकर साहब ने जो है भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और जो है समानता के लिए अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार, उनके आंदोलन ने जो है व्यापक सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी, दलित और शोषित वर्ग को जो है सशक्त करने का मार्ग जो है वो दिखाया। आपको इस चीज की हैबिट पड़ेगी। आपको भी पता है कि भाई फुले जी ने क्या किया, अंबेडकर साहब ने क्या किया अपने पूरी लाइफ के अंदर। ठीक है, वो कैसे रहे, क्या कुछ विचारधारा, किस तरह की चीजें रही है, तो उन्हीं सबको भाई हाँ उन्हें चीजें की, तो वो बनाकर जो भूमिका बनाई जाती है ना, वो प्रैक्टिस कर लो, ये काम आएगी। नहीं तो फिर वहां पर एग्जाम बैठ के सोचोगे कि भाई क्या लिखूं, ये लाइन नहीं, ये लाइन सही है, ये नहीं, ये सही है। फिर पूरी कॉपी में जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना यूं यूं, फिर वो ऐसे करना, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये चीजें होंगी वहां पर जब आप लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करने का। अब बात करते हैं विचारधारा की तुलना के ऊपर।
फुले जी की क्या रही, अंबेडकर साहब की रही। सामने ऐसे हम चीजों की तुलना करते हुए चीजें दिखा सकते हैं, ऐसे कंपैरिजन सामने करेंगे तो हमारा आंसर भी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, और आसानी से तुलना जो है वो सामने नजर आ जाएगी एग्जामिनर को। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं कि इन्होंने जो है वो किस तरह की विचारधारा उनकी रही है, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किए है। ज्योतिबाई फुले जो हैं वो जाति आधारित शोषण, ब्राह्मणवाद और लैंगिक जो है असमानता के लिए खिलाफ संघर्ष किया। उनकी सोच का मूल जो है समानता था, न्याय की शिक्षा। ठीक है, ये सब उनका रहा है। उन्हें जो है सती, बाल विवाह, अशिक्षा, छूआछूत का विरोध किया है। फुले जो है सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना की। समाज में जो है न्यूनतम जातिवाद, महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह आदि का समर्थन जो है वो प्रतीक माना गया है। ठीक है, उनकी विचारधारा जो है गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज जो है जैसी जो कृतियां हैं वो परिलक्षित करती, वो दिखाती हैं कि उनकी विचारधारा किस तरीके की रही है। तो हमने कुछ पॉइंट रखे कि उनकी विचारधारा क्या है, क्या कुछ उन्होंने किया है, किसके लिए क्या है, और उनके केंद्र में क्या कुछ रहा है। अब अम्बेडकर साहब की बात करते हैं। अम्बेडकर ने जो है जाति उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक जो है समानता और संवैधानिक संरक्षण की जो है वो मांग की। उन्होंने जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण और आधुनिक शिक्षा को जो है दलित यूनियन का मजबूत आधार बताया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि भाई अम्बेडकर की सोच थी वो समतलता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित थी। उनकी क्या थी और इनकी क्या है। ठीक है, अम्बेडकर ने जो है सामाजिक न्याय का विस्तृत अवधारणा दी, जिसमें कानूनी समानता, आर्थिक सशक्तिकरण, जाति आधारित भेदभाव उन्मूलन, ठीक है, श्रमिक अधिकार और महिला सशक्तिकरण जो है वो शामिल है। तो यहाँ पर क्या है, सामने जो है कंपेयर करने के साथ हमारा क्या हो जाता है कि एक प्रकार थोड़ा सा अच्छा लगता है, एग्जामिनर को स्पष्ट चीजें क्लियर हो जाती हैं और हमें एक प्रकार से एक अच्छा आंसर दिखाई देता है। आपने पॉइंट भी अच्छे रखे और साथ में अच्छा दिखाई भी दिया, तो वो जो मार्जिन आता है आधा एक नंबर का, वो बेस्ट रहता है आप लोगों के लिए और वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये कई बार मैं बता चुका हूं कि आधा नंबर और एक नंबर क्या मायने रखता है। या आप 20 क्वेश्चन में चीजों को देखिएगा कि 20 क्वेश्चन में आधा नंबर भी 10 नंबर बढ़ा देता है। यदि आप आधा नंबर का भी जो है एक्स्ट्रा कुछ करके आ रहे हो ना, अपना प्रस्तुतिकरण से, अपने तरीकों से आधा नंबर भी ले जा रहे हो फालतू, आपको लग रहा है कि 5 का है, मगर आपके प्रस्तुतिकरण से चीजें अच्छे से जो है 5.5 आपको मिल गए हैं, तो वो 20 क्वेश्चन में होगा श्रीमत। और 20 क्वेश्चन में 10 नंबर बैठते हैं। 4 जीएस पेपर के अंदर आप कितने 40 नंबर ले गए, रैंक की ऊपर से नीचे तक हिल जाती है। ठीक है, और सिलेक्शन बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाती है। तो जो दिमाग में किसी के कुछ भी भरा हुआ है उसको बाहर निकाल के, इसको पूर्वाग्रह से तरीके से भी आप आकर्षित हो, उसको साइड में रखो और फिर काम करो, अच्छा दिखेगा चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंदोलन की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। जो फुले का आंदोलन था वो समाज सुधार, चेतना जागरण की दिशा में जो है काम करना। इसका केंद्र जो है ग्रामीण, शोषित, गरीब और स्त्रियां थी। ठीक है, अम्बेडकर आंदोलन जो है वो राजनीतिक अधिकार था, संविधान, राज्य की नीति में जो है वो दलितों हितों की संवैधानिक गारंटी जो है वो केंद्रित करना, वो उनके चीज में थी। ठीक है, शिक्षा, संगठन, सत्यशोधक समाज फुले का मुख्य रणनीति रही है, जबकि जो है बहिष्कृत और हितकारिणी सभा, ठीक है, विधानसभा और बौद्ध धर्म को स्वीकार जो है अम्बेडकर की रणनीति रही है। तो दोनों की आंदोलन की प्रकृति किस तरीके की रही, कि इन्होंने किस चीज को जो है वो केंद्र में रखा है और कि इन्होंने जो है किस चीज को केंद्र में रखा है, वो दोनों हमने क्लियर कर दी कि भाई आंदोलन प्रकृति किस तरह की रही है। उनकी फिर कंपैरिजन कर ली कि भाई वो मुख्य रणनीति उनकी क्या रही है और अम्बेडकर साहब की क्या रही है। तो वहां पर ये जो क्लियरिटी आ गई। आगे बढ़ते हैं, उनके विचारों में कुछ समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं हैं, आइए वो भी थोड़ी सी कंपैरिजन कर दे ताकि आंसर बिल्कुल संतुलित और कंप्लीट नजर आए। कुछ भी चीजें छूटे ना, तुलना का मतलब वो प्रॉपर तुलना होती है। ठीक है, एक एग्जामिनर को प्रभावित करने वाली बात है। ये तो चीजें यहाँ पर भी कवर, तो एक अधूरा सा चीजें नजर आती है, एग्जामिनर इन चीजों को पकड़ लेता है। दोनों ने जो है जाति व्यवस्था को सामाजिक अन्याय का मूल कारण माना, शिक्षा और आत्मसम्मान को जो है सशक्तिकरण का साधन माना। फुले ने जो है धर्म की नैतिकता को मान्यता की। ठीक है, जबकि अम्बेडकर ने जो है गैर धार्मिक मानववाद और बौद्ध दृष्टिकोण को अपनाया। फुले का दृष्टिकोण जो है सामाजिक सुधारवादी था और अम्बेडकर का दृष्टिकोण जो है वो क्रांतिकारी और संस्थागत परिवर्तनकारी रहा है। तो दोनों में कुछ भिन्नताएं रही हैं, कुछ समानताएं रही हैं, कुछ टारगेट उनके एक समान थे, एक ही थे, मगर उनके कार्य करने का तरीका, चीजों को मानने का तरीका वो अलग अलग नजर आया। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो भाई जो है फुले जी ने सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और महिला को आधार जो है मार्ग प्रशस्त किया। वहीं अम्बेडकर साहब की बात करें तो उन्हें संविधान निर्माण, कानूनी अधिकार और संस्थागत न्याय को दलित सशक्तिकरण में केंद्रीय बिंदु बनाए। ठीक है, तो निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, बात कैसे कर सकते हैं, पॉइंट के बारे में बात करूं मैं फुले जी की, वहीं पर दोनों का टारगेट एक ही नजर आता है। जब हम दोनों की कंपेयर करते हैं तो क्या कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर वो चीजें नजर आती हैं।
बार बार जैसे मान लीजिए दलितों को लेकर, अन्य चीजों को लेकर, शोषण को लेकर हम कंपेयर कर रहे हैं अम्बेडकर साहब की गांधी जी से, अम्बेडकर साहब की जो है किसी अन्य से। ठीक है, यहाँ पर फूले जी की अम्बेडकर से कर दी गई है। तो हमें एक अंदाजा तो हो जाता है ना, बार बार प्रैक्टिस करें, कि अम्बेडकर साहब चाहते क्या थे, वो किस तरह की विचारधारा रखते थे, वो किस तरह के कार्य कर रहे थे। जो आपके पास जो बार बार प्रैक्टिस करने जो पॉइंट आते हैं ना, फिर आप गांधी जी से कंपेयर करा लो, फिर आप फूले जी से करा लो, वो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अम्बेडकर साहब के लिए क्या लिखना है। ठीक है, भाई थोड़ा बहुत चेंज तो करेंगे। आपको पता होगा कि भाई मुझे बात अम्बेडकर साहब की होगी तो मुझे किस पर थोड़ी सी सेंस चेंज करनी है, आपको सेम थॉट लिखने हैं सबके सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कुछ देगा, क्या कुछ समझना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिला नेताओं के योगदान और उनकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। एक कीवर्ड यहाँ पे ले लीजिए, योगदान है, एक यहाँ पर, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीमाएं हैं। तो इन दोनों को हमें कहाँ पर क्लियर करना है? हमारी मेन बॉडी मुख्य उत्तर के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके टॉपिक की नॉलेज भी है और आंसर राइटिंग का तरीका भी। किसके बारे में करना है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है जी, संबंधित तो इसके है, यानी कि कोई कुछ कह रहा है कि भाई भारत स्वतंत्रता आंदोलन में किसका योगदान, और किसी का कोई कोई है जिनका सीमाओं के बारे में बात करनी है। वो कोई कौन है? वो महिलाएं हैं। महिला नेताओं का योगदान और उनकी सीमाओं का विश्लेषण करना है, यानी कि चीजें हैं जिनको हमें अलग 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 करके बोल के बता देना है कि भाई हाँ क्या क्या तो योगदान रहा है और क्या कुछ उनकी सीमाएं रही हैं। ठीक है, तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। सिंपल साधारण से क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाँ भाई कुछ चीजें हैं जिनके बारे में, वो दो चीजें ये हैं जिनके बारे में मेन बोर्ड के अंदर बात करनी है। ठीक है, और किससे संबंधित है और किसके बारे में पूछा गया है और क्या हमें करना है। ठीक है, विश्लेषण करना है। तो शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है, ठीक है भाई, योगदान क्या रहा और सीमाएं क्या रही, इनका इस्तेमाल कहीं पर भी हो सकता है। किसी भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में चीजें आप पूछी जा सकती हैं। आप बताओगे स्वतंत्रता संग्राम संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग तरीके से कुछ भी से कनेक्ट करके पूछा जा रहा है ना, तो वहां पर ये पॉइंटों का यूज होगा श्रीमान जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे कर सकते हैं? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है महिलाओं की सहभागिता नारी सशक्तिकरण सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक रही। इसमें उन्होंने जो है नेतृत्व, संगठन, बलिदान से जो है स्वतंत्रता संघर्ष को नया आयाम दिया। हालांकि कई सामाजिक और संस्थागत सीमाएं भी उनकी रही हैं। दोनों के बारे में वहीं से चीजें बनाकर एक चीजें स्टार्ट की गई। अब बात करते हैं उनके योगदान की। योगदान लिखते हुए हम क्या कुछ बातें कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं और किन चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है। तो भाई महिलाओं ने जो है सशस्त्र संघर्ष से लेकर अहिंसात्मक आंदोलन तक, यानी कि दोनों के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है। आपके दिमाग में आएगा मैं महिलाओं के योगदान के बारे में बात करता हूँ कि नेताओं के बारे में बात करना, तो क्या कर सकता हूँ कि भाई दो प्रकार के आंदोलन नहीं, एक सशस्त्र, एक अहिंसात्मक गांधी वाले सिस्टम के अंदर। तो वो दोनों के अंदर इन्वॉल्व रही। बनाने का तरीका क्या है कि महिलाओं ने जो है सशस्त्र संघर्ष से लेकर जो है अहिंसात्मक आंदोलन तक विविध भूमिकाएं निभाई हैं। लाइन बन गई। हम देखते हैं कि किन के कौन कौन लोग थे। रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी, जैसी जो है वीरांगनाओं ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया। शुरुआत कहाँ से हो गई? 1857 से। वहां पर कौन लोग थे, उनका नाम इन्वॉल्व किया, बनाने का एक तरीका सेट किया। जबकि कस्तूरबा गांधी जो है और सरोजिनी नायडू और सोनाली जो है ना, विजय लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, लक्ष्मी जो है सहगल जैसी नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी पंक्ति में जो रहकर सत्याग्रह, जन जागरण, गुप्त जो है वो रेडियो संचालन जैसे कार्य किए। अब दिमाग में आएगा कि यार इतने नाम, इतने कैसे याद रखूं? भाई जरूरी नहीं है। पहली बात तो बहुत नॉर्मल नाम है, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, किनके नाम याद नहीं हैं? उषा मेहता जी हैं, आसफ अली हैं, किनके नाम याद नहीं है? मगर हाँ, कि एक दो प्रकार की चीजें रहेंगी। एक तो हो सकता है कि एग्जाम के प्रेशर के टाइम पे इतने नाम याद ना है। दूसरा हो सकता है कि हमारी आंसर राइटिंग और उसमें वर्ड को कम करने के दिमाग में भी ये चीज की जा सकती है कि हम कुछ कम नाम ही यूज करें, दो तीन तीन नाम के आसपास यूज करें और आगे बढ़ जाए। ये बिल्कुल सही तरीका है। तो दोनों में ही आपके काम आएगा। जो भी आपके नाम याद आ रहा है, मान लीजिए आप कस्तूरबा गांधी आ रहा है तो भाई कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू लिख दो, दो तीन नाम लिखो और आगे बढ़ जाओ। इतने 4 5 6 नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
जरूरी नहीं है कि आप सब के सब जो है वो चिपको, हमें आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है, कि भाई हाँ इस तरह से आप लिख सकते हो और ये वो नाम हो सकते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, जो आपकी बातों को प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि महिलाओं ने जो है ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस और महिला संगठनों की स्थापना कर महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, कन्या शिक्षा, दहेज प्रथा और समाज सुधार की दिशा में कार्य किया। वे अंडरग्राउंड बहुत सारी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व रही, गुप्त संवाद की, प्रचार प्रसार करना, हथियार को छिपाना, इस तरह की चीजों में हम पता ना कि बात ही नहीं करता है, उस हिस्से के बारे में कोई बात ही नहीं करता। देख, पुरुष के पीछे महिला और पुरुष के साथ भी, पुरुष से आगे भी और पीछे भी, हर तरीके से उन्होंने कार्य किया है। पेट भरने से लेकर अगले दुश्मन का पेट चीरने तक सब कार्य किया है उन्होंने। कोई बात ही नहीं करता उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए। किसी के हाथ में हथियार है, कोई हथियार छिपा रहा है, कोई हथियार चला रहा है, कहीं पर कोई हथियार बना भी रहा है या फिर बनाने में हेल्प कर रहा है। हर तरीके से वो लोग इन्वॉल्व रहे, मगर उस टाइप से कभी बात ही नहीं की गई। एक इतिहास को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ना कि अजीब सा लगता है कि पता नहीं सारी वीरांगनाएं, वो सभी पुरुष भी, कुछ चुनिंदा नाम के अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आती है। बस भीड़ का हिस्सा बना दिया गया है उन लोगों को, कोई कहानियां नहीं है। इतने साल हमने लड़ाइयां लड़ी, मुगलों से लड़ी, उससे पहले बहुत सारे जो है यहाँ पर अटैक हुए हैं, विदेशी अटैक हुए हैं, उनसे लड़ी। हम तो पता नहीं कितने सालों से जो है वो लड़ते ही तो आ रहे हैं। कहानियां सिर्फ जो है वो अलग टाइप से बताई जाती हैं जिससे कि आक्रोश भरता है अपने लोगों के प्रति। इतने साल साल तक लड़ाइयाँ लड़कर जो है हमने आज ऐसी स्थिति में हम लोगों को पहुंचाया कि हम आप लोगों को, हम आप पढ़ पा रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं, सारी चीजें क्रियाएं हो रही हैं। तो कहानियां कहाँ हैं भैया? जमीन पर हम बैठे हैं, वो सींची तो किसी ने है ना। तो वो चीज होनी चाहिए बाहर जो है, वो जो एक कहानी तोड़ मरोड़ के बस इन लोगों ने किया है या कुछ चीजें ही हैं, वो प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, चीजें बाहर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब कुछ हम बात करेंगे कि भाई हाँ वो जेल यात्राएं, जो महिलाओं जो है अद्वितीय साहस उन्होंने दिखाया, ठीक है। महिलाओं का योगदान जो है वो क्षेत्रीय सामाजिक विविधताओं से भरा रहा, ठीक है। रानी जी की बात करेंगे, यानी कि बात हो क्षेत्र की बात करने हो टाइम पर ना, हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है, हो सकता है आपके दिमाग में ना बहुत सारे तरीके से चीजें आ सकती है कि भाई मान लीजिए ये पॉइंट हमका, मैं तो नहीं पता कौन कहाँ से कार्य कर रहा था, किस क्षेत्र से बिलोंग करता था। तो आप ऐसा भी कि मैं 3 पॉइंट लिख के मैं चीजों को इग्नोर भी कर सकता हूँ। याद आ रहा है? ठीक है, भाई रानी जी जो है उत्तर पूर्व से थी, दुर्गावती देवी जो है उत्तर भारत से थी, है ना। तो वहां पर हमने तो आपको पॉइंट दे दिया, भाई हाँ इन पॉइंटों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको हार्ड लग सकती हैं कि भाई ये याद नहीं रहेगा कि कौन कहाँ से है। याद रहेगा बार बार प्रैक्टिस से तो ठीक है, मैं वहां पर लिख दूंगा। याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आप इन्हीं 3 पॉइंटों से काम चला दिया होगा। भाई हाँ ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि भाई हाँ ये सब कुछ है जो उनका योगदान रहा, ठीक है। अब उनकी सीमाओं के बारे में बात करते हैं, वो भी हमने 4 पॉइंट रखे हैं। 3 पॉइंट याद आए तो 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। आपके लिखने का तरीका डिमांड करेगा कि भाई हाँ आप कॉपी को भरते हुए नजर आ रहे हो, बस वो प्रैक्टिस करनी है कि कैसे मैं कम वर्ड के साथ पूरा जो जितना पेज एरिया दिया गया है उसको कवर कर दूंगा और एक्स्ट्रा को कैसे कम कर दूंगा। तो हर तरीके की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अधिकांश महिलाओं की जो भागीदारी है वो सहायक और प्रतीकात्मक रही। व्यापक नेतृत्व की भूमिका बहुत ही कम महिलाओं तक सीमित रही। अधिकांश में बहिष्कार, जुलूस, रचनात्मक काम तक जो है वो सीमित रही। सामाजिक पारिवारिक बंधनों, साक्षरता की कमी रही। रूढ़िवादी सोच, संसाधनों की सीमाओं के कारण जो है उनकी जो राजनीतिक धारा में जो है संस्थागत भागीदारी वो बाधित रही, ठीक है। किन कर्तव्य विमूढ़ता के कारण जो है अधिकतर महिलाएं जो है मंच के पीछे रही। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जो है युगांतरकारी आंदोलन में भी महिलाएं जो है प्रेरणा का स्रोत बनी, लेकिन जो है आंदोलन की रणनीति और नीति निर्धारण जो है मुख्य नेतृत्व में उनका स्थान सीमित रहा, ठीक है। महिलाओं की जो समस्याएं हैं वह अधिकार आंदोलन के प्रमुख एजेंडे तक सीमित जो है वो स्थान ही पा सके। उन्होंने जो है देश के आजाद के बड़े सवाल आगे जो है वो गौन माना, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी सीमाओं के बारे में बात कर सकते हैं, चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। कैसे, जब मैं सीमाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं योगदान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो आपको यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष के। तो आपके टॉपिक संबंधी जो चीजें थी वो आपकी कवर हो चुकी हैं, ठीक है।
तो क्या मैं सीमाओं में बात करना हो तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ कि भाई हाँ आंदोलन उस तरीके से नहीं वो इन्वॉल्व हुए हैं, वो पीछे रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप में रहे हैं, कुछ रचनात्मक कार्यक्रम में रहे हैं। सीधा मतलब फ्रंट फुट पे बहुत कम लोग जो है वो खेले हैं। और उसके कारण क्या रहे, फिर आप वो भी लिखते हो कि भाई हाँ रूढ़िवादी सोच थी, चीजें इस तरह की थी, ठीक है, वो बाहर ही नहीं निकल पाई। हम एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट 2-3 पॉइंट ऐड करके अपना काम चला लेंगे, ठीक है। डिस्कस की बात करूँ तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है महिलाओं ने साहस, नेतृत्व, त्याग, संगठन क्षमता जो है ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इससे राष्ट्रीय चेतना का नया स्वरूप मिला। हालांकि जो है रूढ़िगत सामाजिक ढांचे और जो है पुरुषों ने योगदान को सीमित कर दिया, ठीक है। तो वही सब तरीके से समेट कर जो है एक निष्कर्ष जो है वो कि हम क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक जी हैं और इधर महात्मा गांधी जी हैं, क्योंकि हम कंपेयर ही कर रहे हैं, योगदान की बात कर रहे हैं और नेताओं के योगदान चीजें के बारे में, यहाँ उन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करेंगे, महात्मा गांधी की बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, राष्ट्रवादी रणनीति की तुलना करेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर क्लियर होगा कि कौन दो व्यक्ति हैं, तिलक जी हैं और गांधी जी, ठीक है। क्या बात करनी है, राष्ट्रवादी रणनीति की तुलना करनी है उनकी। और फिर आगे क्या पूछा गया है कि किसके दृष्टिकोण को आप जो है अधिक प्रभावी मानते हैं और क्यों। तो आपको ये क्लियर भी करना है कि यदि आप बाल गंगाधर तिलक को मानते हैं तो प्रॉपर रीजन दोगे कि भाई हाँ मैं इनको मानता हूँ और इसलिए मानता हूँ, ठीक है, और वो रीजन अच्छे होने चाहिए। गांधी जी को मानते हो, ऐसा कुछ कहना कि कुछ चीजें छोड़ दी जाती है, भाई हाँ ठीक है, और यूपीएससी जो है वो नॉर्मली गांधी जी को ही मानेगी, चीजें जो है नॉर्मल गांधी जी को ही मानते हैं, तो वो साइड दिमाग में रखना यार, ठीक है, कि भाई गांधी जी अधिक प्रभावी रहे हैं और क्यों रहे हैं उसके पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम शुरुआत करेंगे। बाल गंगाधर तिलक जो है महात्मा गांधी दोनों ही जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्तंभ थे, तो दोनों की तारीफ कर दी, जिन्होंने जो है अपनी विशेष रणनीतियों में जनता को जो है वो जगाया, संघर्ष की नई दिशा दी। दोनों के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर रहे, तो दोनों के कुछ चीजें किया कि भाई हाँ इन्होंने दिशा दी है, मार्गदर्शन किया है, चीजें नई चीजें करी हैं, हो गया। फिर दोनों के दृष्टिकोण में जो है एक मूलभूत अंतर रहे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। प्रमुख राष्ट्रवादी रणनीति की तुलना, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्लास को ध्यान में रखोगे, तो भूमिका बनानी आपको मजाक लगने लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन को समझना है, बनाना है और बस अपने नॉलेज के अनुसार उस चीज को कर देना, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी की। तो भाई वो क्या रखते थे, राष्ट्रवादी रणनीति, और गांधी जी क्या रखते थे, फिर कंपेरिजन करेंगे। तिलक ने जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देते जो है अत्यंत निश्चयात्मक और संघर्षशील रणनीति अपनाई। ओके जी, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि जो है 3 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से जो है जन जागरण एवं जो है राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई, ठीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जैसे जो है गणपति उत्सव की, शिवाजी जयंती को जो है सामूहिक शक्ति और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बनाया, यानी कि लोग बाग जुड़े वहां पर अपनी बात रख सके, इस तरह की चीजें जो है वो कार्यक्रम करना, ठीक है, वो करते थे। होम रूल मूवमेंट, प्रेस का जो है प्रभावशाली प्रयोग और राष्ट्रीय आंदोलन को जो है नई दिशा दी कि भाई हाँ इन चीजों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, तो वो आपको पता चलता है कि भाई उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी करेंगे, ठीक है। तो वो जो चीजें आगे जाके इस्तेमाल हुआ, वो कहीं ना कहीं किसी ने तो वो मार्ग दिखाया होगा, तो वो मार्गदर्शक के रूप में रहे कि भाई इन चीजों का इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, वो दिखाया। गांधी जी के बारे में बात करो तो गांधी ने जो है सत्याग्रह, अहिंसा सिद्धांत को जो है आंदोलन का केंद्र बनाया। सत्य, साधनों की जो है शुद्धता, नैतिकता पर जो है अधिक बल दिया गया। हालांकि मुझे कुछ जगह पर, मैं ये मेरी पर्सनल है मगर फिर भी बोलूंगा कि ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं यदि हिस्ट्री कंगाल के देखोगे, चीजों को जो है रिजल्ट देखोगे और उसको बारीकी से देखा जाएगा, तो ये चीजें मुझे बकवास नजर आती है, ठीक है। मगर हाँ, क्योंकि हम यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं और आप उनका एग्जाम देने वाले हैं, तो वहां पर इस चीज को यहां से निकालते हैं और साइड में रख देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बोला कि भाई एग्जाम के लिए जरूरी है, हम उस पर फोकस करेंगे, तो एग्जाम के लिए इस तरीके की विचारधाराओं को साइड में रखना होता है कि आप यहाँ पर रहिए, हमें काम करना है, ठीक है, और वहां पर ये ही जरूरी है, तो जो जरूरी है बस उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। गांधी ने जो है असहयोग सविनय क्या, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जो है बड़े जन आंदोलन चलाए, जिनमें जो है उन्होंने जनशक्ति की ऊर्जा दिशा दी। गांधी के धार्मिक सद्भाव, जातिगत जो है समरसत्ता, हरिजन सेवा, ग्रामीण पुनः जो है पुनर्निर्माण, आज जो है बहुआयामी जो है समाज सुधार को आंदोलन को केंद्र रखा, जिससे क्या चीजें आपस में कनेक्ट हो और जन समूह सिस्टम बने। उनकी रणनीति जो है समावेशी थी, हिंसा जो है कोई स्थान नहीं था, में
हालांकि कुछ तरीके की हिंसा की है उन्होंने, मैं फिर अपनी विचारधारा के ऊपर बता रहा हूँ भैया। वो हिंसा केवल मारपीट या इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, बहुत सारे तरीकों से हिंसा की जाती है और कराई जाती है, रहती हैं चीजें। यदि हिस्ट्री कंगालेगी ना तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी, बात करेंगे कभी उस चीज के ऊपर, मगर अभी उसको साइड में रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि भाई हाँ, वो स्थान उनका नहीं रहा है। वे दमन के बजाय जो है नैतिक परिवर्तन और आत्म बलिदान पर विश्वास जो है वो करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तुलना कर ली कि क्या कुछ पॉइंट जब मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रवादी रणनीति के, तो आप यहाँ पर एक दिमाग में हो अन्य बात रखिएगा टॉपिक के अनुसार कि मैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करूँ। अब महात्मा गांधी जी सामने हैं तो कोई और होगा भाई, मगर गांधी जी ने तो यही कार्य किए, तिलक जी ने तो यही कार्य किए ना श्रीमान। अब आप यहाँ पर कंपेयर की जगह कुछ और लिख दो पे तो मैं लिख दूँ ना भाई हाँ ये है, लिखिए गांधी जी ने ये किया है और सुभाष चंद्र बोस जी ने ये किया है, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये किया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये किया है। बस आपको वो टॉपिक का हिस्सा मिल गया, आपको ये 4 पॉइंट मिल गए। अब सामने कौन आ रहा है बस उसी सेंस के अनुसार चेप दो, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला हिस्सा क्या था कि भाई कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा है। पहले उसका आंसर करेंगे भाई गांधी का दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा। अब बात आती है क्यों, तो आइए उस पर बात करते हैं क्यों। क्योंकि उन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलनों में जो है वो परिवर्तित किया, व्यापक क्षेत्रों, जातियों, वर्गों की जो है भागीदारी सुनिश्चित की, स्वतंत्रता आंदोलन को जो है नैतिक आधार और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, सत्याग्रह अहिंसा ने जो है जन सहानुभूति और ब्रिटिश दमन के खिलाफ जो है नैतिक दबाव उत्पन्न किया, महिलाओं, किसानों, सामाजिक रूप से जो है पिछड़े वर्गों, राजनीतिक मुख्यधारा में जोड़ा, जिससे जो है आंदोलन अधिक समावेशी और अस्थायी बना। ठीक है, उनके नेतृत्व में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समावेशी जो है संगठन बना, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन एक व्यापक प्रसार और ग्रामीण भारत तक हुआ। ठीक है, निष्कर्ष में कैसे लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं भाई तिलक और गांधी दोनों जो है राष्ट्रीय आंदोलन के अनिवार्य स्तंभ थे, है ना। उसी को कवर करेंगे जो हमने बोला ना कि भाई हाँ भाई ये प्रभावित थे, तो वहां पर हम बात करेंगे दोनों थे। तिलक जो है राष्ट्रीय चेतना का प्रज्वलित किया, वहीं गांधी ने जो है जन आधारित निर्णायक आंदोलन को रूपांतरित किया। इस प्रकार दोनों ही जो है रणनीतियां परस्पर पूरक रही हैं, किंतु जो है स्वतंत्रता का अंतिम विजय गांधी के दे देंगे, वो उनको दे देंगे। ठीक है, टैग दे देंगे। तो ऐसे हम बात करते हैं कि भाई हाँ कौन रहा है। पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको एक डिसीजन लेना होता है, चीजें करनी होती हैं। मैक्सिमम चीजों पर हम फोकस करते हैं कि संतुलन रहे। ठीक है, यूपीएससी की यही डिमांड होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक संबंधी चीजें, कुछ आंसर राइटिंग चीजें, भाई यहाँ कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट चीजें, नॉलेज, सब कुछ चीजें आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है। वो 3 टाइप के क्वेश्चन हमने देखे, कुछ कंपेरिजन देखी, महिलाओं का योगदान देखा। ठीक है, तो वो सब कुछ हमने कवर कर लिया। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।